इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम में जो है कन्फर्म ये सब आने वाला है। तो ये सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग जो है आज के क्लास से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है आज से करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो सब जो है जो पिछले साल पूछा गया है या और भी दूसरे साल पूछा गया है, वो सब जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया वो सब इम्पोर्टेंट है। तो सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज के क्लास से हम लोग जो है करना स्टार्ट करेंगे। तब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 कूलम आवेश बराबर होता है। ये इंटर एग्जाम के 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए इसी टाइप का विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। ये आपका इंटर के एग्जाम में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर ये 1 स्टेट कूलम कितना कूलम होता है, तो ये 12th बोर्ड एग्जाम में जो है 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका जो भी 3 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका जो है तीनों क्वेश्चन जो है आपका बस 2 लाइन आपको याद रखना है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बस 2 बातें याद रखनी है आपको। पहला याद रखना है आपको कि 1 कूलम्ब बराबर, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला बात याद रखना है आपको कि 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम्ब, या इसको ईएसयू भी कहते हैं हम लोग। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आपको याद रखना है सिंपल सा। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन ना आपका बार बार रिपीट हो रहा है। सेम क्वेश्चन 2010 में आया, उसी टाइप का क्वेश्चन 2011 में आया, उसी टाइप का क्वेश्चन 2012 में भी आया। तो ये सारा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है जो कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम में आ सकता है इस तरह का ऑब्जेक्टिव। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आपको दे करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। तो आपको याद रखना है कि 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम्ब, ये होता है। अगर इसको वो उल्टा पूछ दे आपसे, उल्टा पूछ दे कि 1 स्टेट कूलम्ब बराबर कितना होता है, 1 स्टेट कूलम्ब बराबर कितना होता है, तो आपको तो ये पहले याद रखना पड़ेगा कि 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है, या इसको ईएसयू भी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे आपको उल्टा पूछ देगा कि 1 कूलम्ब बराबर इतना स्टेट कूलम्ब, तो 1 स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होगा। तो ये उल्टा करने के लिए हम लोग को आना चाहिए, उल्टा करने के लिए हम लोग को आना चाहिए। जैसे यदि मान लिया जाए आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता जानते हैं। यदि आपसे पूछ दे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो क्या आपने बता पाइएगा। तो इसको उल्टा कर देंगे हम लोग। तो 100 को इधर भेज देंगे, 100 इधर गुना में मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो भाग में डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 100 को इधर भेज देंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। यदि आपको बोलेगा कि 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलम्ब, तो 1 स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होगा, 1 स्टेट कूलम्ब बराबर कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा, ये 3 गुना 10 का पावर 9 ये गुना में है, इसको बराबर की साइड भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/3 गुना 10 का पावर 9 कूलम्ब हो जाएगा। 1 स्टेट कूलम्ब बराबर 1/3 गुना 10 का पावर 9 कूलम्ब, या इसको यदि आप ऐसा कीजिएगा तो 1/3 हो गया और 10 का पावर 9 है, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो पावर का चिन्ह जो है बदल जाएगा। पावर यदि प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 का पावर -9 कूलम्ब। तो हम लोग कर सकते हैं कि 1 स्टेट कूलम्ब बराबर 1/3 गुना 10 का पावर -9 कूलम्ब। तो बस ये अगर ये 2 लाइन आपको याद रहेगा ना, तो ये आपका इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है आपसे बन जाएगा। अब देखिए आराम से बनेगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है, तो 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है ईएसयू में दिया हुआ है। तो आपको अभी तुरंत बोले याद रखिएगा कि 1 कूलम्ब में कितना ईएसयू होता है,
3 × 10⁻⁹ होता है। तो बताइए पहला का ऑप्शन कौन सा होगा? पहला 1 कूलम आवेश बराबर होता है कौन सा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप खुद इसमें चूज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो हम लोग को याद ही रखना है कि 1 कूलम में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा रे? तो 1 कूलम आवेश बराबर होता है, तो ये ए नंबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिए दूसरा है, तो पहला का आंसर हो गया ए, आपका इंटर के एग्जाम में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम, तो क्वांटम मतलब छोटा इकाई। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे सिंपल सा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं, बेसिक चार्ज कहते हैं। मतलब आवेश का सबसे छोटा इकाई होता है कूलम में, लेकिन कूलम से भी छोटा जो इकाई होगा वो होता है ESU। तो सबसे छोटा जो होता है कूलम से भी छोटा होता है ESU में होता है 4.78 × 10⁻⁻10 ESU होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो विद्युत आवेश का छोटा इकाई जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन उससे भी छोटा जो है ESU में होता है 4.78 × 10⁻⁻10 ESU। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए नंबर होगा। आंसर जो है ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए नंबर। तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब विद्युत स्थिर मात्रक, विद्युत स्थिर आवेश मात्रक, इसका हिंदी होता है ESU का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत स्थिर आवेश मात्रक ESU का। तो इसका आंसर एक लाइन इसमें आपको और याद रखना है कि अगर मान ली इस तरह का पूछ दिया, एक लाइन आपको और याद रखना है। क्या याद रखना है कि 1 कूलम बराबर होता है 1/10 AB कूलम। एक तो और मात्रक होता है AB कूलम भी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है EMU होता है। तो 1 कूलम बराबर होता है 1/10 AB कूलम। इसको भी आपको याद रखना। हो सकता है अगर एग्जाम में इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, इसको EMU कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं कि 1 कूलम बराबर 1/10 AB कूलम, या इसको EMU कहते हैं। तो आइए आपको याद रखिएगा, इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप बना सकते हैं। अब जो है हम अगला ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव, चलिए हम लोग जो है आगे का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर जो है 4। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 क्या है कि विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको याद रखना है। विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या विद्युत बल क्षेत्र बोलिए, एक ही चीज है। तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग E से दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र को E से। तो विद्युत क्षेत्र को E से दिखाते हैं। E बराबर क्या होता है? F/Q। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है विद्युत बल बटे आवेश होता है, विद्युत बल बटे आवेश। याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q, विद्युत बल बटे आवेश होता है। तो विद्युत बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम्ब। आवेश का मात्रक होगा कूलम्ब होगा। तो इसका जो मात्रक होगा रे, तो कूलम्ब को यदि ऊपर भेजेंगे, कूलम्ब देखो कूलम्ब इधर नीचे में है, कूलम्ब का पावर कुछ नहीं तो 1 है। और जब कूलम्ब को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक जो है होता है न्यूटन पर कूलम्ब। विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या विद्युत बल क्षेत्र बोलिए, तीनों एक ही चीज है। एक ही चीज का अलग अलग 2-3 नाम रख दिया गया है, लेकिन है वो एक ही। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तो इसके लिए आपको ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद रखना है कि F/Q होता है। E बराबर F/Q, विद्युत बल बटे आवेश होता है। विद्युत बल बटे आवेश, विद्युत बल दुनिया में कोई भी बल रहे, चुंबकीय बल रहे, गुरुत्वाकर्षण बल रहे, विद्युत बल रहे, कोई भी बल रहे, उस बल का मात्रक होता है न्यूटन। हम लोग जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन। फिजिक्स के पापा कौन है? तो न्यूटन है। तो कोई भी बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। तो न्यूटन बटे कूलम्ब है। अब कूलम्ब को यदि ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम्ब। ये आपको ध्यान रखना है। अब कभी कभी आपको जो है इसमें वो वोल्ट के रूप में भी पूछता है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक तो हो गया न्यूटन पर कूलम, लेकिन कभी कभी जो है वोल्ट के रूप में, विभव के रूप में भी इसका मात्रक पूछा जाता है, तो उसको हम लोग बदल सकते हैं, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखिए यहाँ कर रहे हैं आपको, हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q होता है। ये यहाँ पर देख लीजिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्वेश्चन नंबर, जो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या बोलता है, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक है, तो क्या आया है, न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ये न्यूटन पर कूलम है, ये एम्पियर मीटर है, न्यूटन अब कैपिटल M का पावर -1 है, तो क्या आया है, न्यूटन पर कूलम आया है। तो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन होगा बी नंबर, न्यूटन पर कूलम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया, एम्पियर घंटा का मात्रक है, एम्पियर घंटा का मात्रक है, 4 ऑप्शन दिया है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो इसको निकालना पड़ेगा हम लोग को, तो निकाल के देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव को बिना निकाले, कोई भी ऑप्शन यदि आप बिना समझे या बिना इसे आप करते तो आपका 100% गलत हो जाएगा, इसलिए बिना निकाले आपको जो है सॉल्व नहीं करना है। कोई भी ऑप्शन लग रहा है कि आपको वो सही ऑप्शन होगा, लेकिन अपने आप से सवाल कर रहा है कि क्यों होगा, दूसरा का ही नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं ए सही होगा, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि बी का ही नहीं सही होगा। जब तक क्यों का आंसर नहीं मिले तब तक आपको टिक नहीं लगाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा बोल रहा है कि एम्पियर घंटा का मात्रक है, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा, निकालेंगे यहाँ पे। अब देखिए दूसरा नंबर, ये 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो एम्पियर घंटा, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा एम्पियर, तो एम्पियर गुना में क्या है, घंटा है। तो बताइए एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। एम्पियर जो मात्रक होता है विद्युत धारा का, और विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। I बराबर Q/T, हम लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। I बराबर Q/T, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक था, तो विद्युत धारा होता है आवेश बटे समय। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। घंटा किसका मात्रक है, समय का। घंटा जो है ना समय का मात्रक है, तो समय से क्या करेंगे हम लोग, रे गुना कर दिए। अब बताओ समय समय मर गया, मरा कि नहीं, क्या बचा, आवेश। क्या बच गया, आवेश। तो ऑप्शन बताइए अपने से कौन सा सही होगा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। क्या आया है, आवेश आया है, आवेश आया, तो आंसर होगा बी नंबर। आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। आराम से कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में बोल रहा है कि विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक है। तो आपको बताए थे विद्युत बल क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, तीनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का अलग अलग नाम रख दिया गया है। आप कोई आदमी देखते होंगे, कोई आदमी है और उस आदमी का 2 नाम है, स्कूल का नाम अलग है, घर का नाम अलग है। वैसे ये हाल यहाँ पर भी है। विद्युत क्षेत्र बोलो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए या विद्युत बल क्षेत्र बोलिए, एक ही चीज़ है, लेकिन इसका मात्रक ना आपको वोल्ट में निकालना है। किस में निकालना है, वोल्ट में। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो विद्युत बल क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर, हम लोग जानते हैं ई बराबर होता है F/Q। क्या होता है, ई बराबर F/, हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे आवेश। विद्युत बल बटे आवेश, बल है तो फोर्स F से, आवेश को Q से, तो फॉर्मूला याद रखना है E बराबर F/Q, ये होता है। अब देखो इसको ना हम लोग को ना वोल्ट के रूप में चेंज करना है। अब वोल्ट किसका होता है, विभव का। अब विभव बराबर याद रखना है फॉर्मूला, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो ना इसको यहाँ पर कार्य वर्क में चेंज करना पड़ेगा, और कार्य हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो इसमें क्या कर रहे हैं, अपने मन से क्या कर रहे हैं, मीटर से गुना करेंगे, मीटर से भाग देंगे। क्या किया अपने मन से, मीटर से गुना भी कर दिए, मीटर से भाग भी दे दिए। कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं। मीटर मीटर कट जाएगा तो 1 बचेगा, अब 1 से गुना करेंगे तो कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। पूछेगा 1 लाख गुना 1 कितना होगा, 1 ही लाख होगा। 1 करोड़ गुना 1 तो 1 करोड़ होगा। 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग मीटर से गुना भी कर दिए, मीटर से भाग भी दे दिए, कहीं कोई झंझट वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये बल, अब मीटर किसका है, विस्थापन या दूरी का मात्रक है। तो बल गुना विस्थापन क्या होता है, कार्य। क्या होता है, तो F गुना M को हम लोग W लिख सकते हैं, W कार्य लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन को हम लोग कार्य वर्क लिख सकते हैं। अब बटे क्यू क्या है, क्यू आवेश है, क्यू क्या है, आवेश है, ये कार्य लिख देंगे या डब्लू लिख देंगे इसको, बल गुना विस्थापन कार्य होगा, कार्य को डब्लू से आई गुना, देखो ऊपर का तो मीटर गुना हो गया, नीचे का क्यू है ही, ये देखिए 1/मीटर बचा हुई रह गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये देखिए W/Q कार्य बटे आवेश होता है वोल्ट, क्या होता है, कार्य बटे आवेश। हम लोग फॉर्मूला याद रखना है, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q कार्य बटे आवेश। तो इसके जगह पर लिख देंगे वोल्ट, क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W/Q, ये विभव हो गया, विभव का मात्रक वोल्ट, वोल्ट हो गया। आई देखिए बटे में मीटर है ही, बटे में मीटर है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वोल्ट, और ऊपर लेके तो क्या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मतलब विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, क्या होगा, वोल्ट पर मीटर भी होगा। पहले निकाले थे न्यूटन पर कूलम, वो भी होगा वैसा ही मात्रक, प्लस में ये वोल्ट पर मीटर भी होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, वोल्ट पर मीटर। कर दिया हो गया ऑन, रिकॉर्डिंग वाला वो वाला, ठीक है हो गया। चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। कोई भी आवेश यदि एक समान वेग से गति करेगा, एक समान वेग से चलेगा, तब उसके कारण क्या उत्पन्न होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रे, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा रे, तीसरा दिया है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, मतलब दोनों विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल सा कोई आवेश या तो रुकावट है या गति करे तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा। कोई भी आवेश कहीं पर भी रहेगा, या बैठा रहेगा या गति करेगा, तो उसके चारों ओर जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। और जब कोई आवेश गति करता है तो वो हो जाता है विद्युत धारा के तरह, और विद्युत धारा जब किसी चालक या तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक जो है, चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह तार या चालक जो है चुंबक बन जाता है। तो सिंपल सा इसमें दोनों होगा कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी होगा, और जब आवेश गति करेगा तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, तो दोनों होगा। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, जैसे ये गोलीय पृष्ठ है, ये बंद है चारों तरफ से, बोलता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए, तो इस गोलीय पृष्ठ के अंदर जो है +Q आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, मतलब फाई का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा गॉस थ्योरम जानते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी बंद सतह के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर मौजूद कुल आवेश का, उसके अंदर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये हम लोग जानते हैं, ये तो गॉस थ्योरम सिंपल सा है। आपको छोटा सा ध्यान रखना है, किसी भी बंद सतह के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स का मान, फाई का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हम लोग जानते हैं फाई बराबर कुल आवेश कितना है इसके अंदर, +Q है तो +Q लिख देंगे, और गुना क्या होगा 1/ε0। तो ये क्या इसको लिख सकते हैं, इसको Q/ε0 भी हम लोग लिख सकते हैं गुना करके। तो बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा। तो बी नंबर सही होगा, बी नंबर, बी ही ना है Q/ε0, तो ये बी नंबर जो है ऑप्शन जो है सही होगा। बहुत बढ़िया। आइए देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका क्या बोल रहा है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, ये तो एकदम पूरा जो इसको तो सब स्टूडेंट जानता होगा कि कोई खोखला गोलाकार चालक है, कोई खोखला आवेशित गोलाकार चालक है, तो इसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे तो क्लास में आप लोग जो है क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं ठनका गिर रहा है, बिजली कड़क रहा है, आप कार से कहीं जा रहे हैं,
तो कार के अंदर बैठना ज़्यादा सुरक्षित है कि जो है बाहर में मैदान या पेड़ के नीचे बैठना ज़्यादा सुरक्षित है? तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, कार के अंदर ही बैठना सुरक्षित है, क्योंकि बंद गोलाकार चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है, बंद आवेशित गोलाकार चालक के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे भी याद है कि बंद खोखला आवेशित गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। ये आपको ऐसे भी याद रखना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा आपका। चलिए अगला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है या विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि समतल आवेशित शीट, ये शीट को बोलते हैं हिंदी में चादर, तो समतल आवेशित चादर, जैसे कोई पतला शीट रहेगा, जैसे चदरा हो गया या जो बॉक्स बनता है चदरा का वो पतला शीट से बनता है, तो शीट कहते हैं या चादर कहते हैं जिसका थिकनेस, मोटाई जो है बहुत ही कम हो। तो समतल आवेशित शीट या समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान याद रखना है आपको, वो होता है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है कि समतल आवेशित शीट के कारण या समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या विद्युत क्षेत्र का मान होता है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये थ्योरम से निकालते हैं हम लोग रे। तो सिंपल सा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी सी डी में रे, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आंसर होगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलिए या क्षेत्रफल घनत्व बोलिए, एक ही बात है। पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है पृष्ठ घनत्व, या इसका क्षेत्र घनत्व भी नाम है, इसका क्षेत्र घनत्व भी नाम है। तो क्षेत्र घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्र घनत्व बराबर हम लोग पढ़े हैं रे, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। अगर बोलेगा रेखिक आवेश घनत्व तो आवेश बटे लंबाई, यदि बोलेगा आयतन आवेश घनत्व तो क्षेत्रफल बटे आयतन। तो यहाँ पर क्या बोला गया आपको? क्षेत्र आवेश घनत्व, क्षेत्र मतलब क्या? क्षेत्रफल, या पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ भी मतलब क्या? क्षेत्रफल। तो आवेश बटे क्षेत्रफल, हम लोग सिंपल सा जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम्ब होगा। हम लोग सिंपल जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलम्ब, और क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, तो मीटर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो अगर मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र घनत्व का या पृष्ठ घनत्व का SI मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 11 का ए नंबर हो जाएगा आंसर रे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 12 ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या बोला गया आपको? इसमें बोला गया है इसमें बोला गया है कि निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो विद्युत क्षेत्र आपको बताया था इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए, एक ही चीज है। तो विद्युत क्षेत्र का हम लोग जानते हैं फार्मूला E बराबर F बटे Q। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि इसका मात्रक एक ठो होगा न्यूटन पर कूलम, तो होगा ही ऐसे ही मात्रक। एक ठो और निकाले थे इसका वोल्ट पर मीटर, क्या निकाले थे? वोल्ट पर मीटर, वही विभव में चेंज करके रे, मीटर से गुना किए थे, मीटर से भाग दिए थे, तो हम लोग जो है विभव में कार्य में चेंज करके वोल्ट में चेंज किए थे। तो ये दोनों तो होगा ही, एक तो न्यूटन पर कूलम, तो ये तो होगा ही। लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो ये वाला तो है, न्यूटन पर कूलम तो है, ये वाला तो है, प्लस में वोल्ट पर मीटर भी है। अब ये दोनों में चेक करना है कि कौन सा नहीं है। ये दोनों तो है ही, न्यूटन पर कूलम है, वोल्ट पर मीटर भी है, ये दोनों तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अब ये दोनों में चेक करना है कि कौन सा नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखो इसको हम लोग ना कार्य में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? जूल। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का या ऊर्जा का। ध्यान रखना है ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। जूल साइंटिस्ट का नाम है,
ऊर्जा का और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है, तो इसको हम लोग कार्य में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कार्य में? तो हम लोग जानते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो क्या करेंगे रे, मीटर से गुना करेंगे, मीटर से भाग देंगे। मीटर से गुना भी कर दिए, मीटर से भाग भी दे दिए, तो मीटर मीटर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो ये बल गुना विस्थापन, बल F से फोर्स बल है, तो मीटर विस्थापन, तो बल गुना विस्थापन कार्य होता है। बल गुना विस्थापन क्या होता है? कार्य। कार्य को वर्क W से, अब बटे में Q आवेश है, तो आवेश को Q हो गया, और मीटर तो है ही। अब देखिए सबका मात्रक लिखिए, तो W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या? जूल। कार्य का मात्रक जूल, और Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम। कूलम का नियम पढ़े हम लोग, आवेश का मात्रक कूलम, और मीटर तो है ही। अब दोनों को ऊपर लेके जाइए, कूलम का पावर कुछ नहीं तो 1 है, अब मीटर का पावर कुछ नहीं तो 1 है। ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस में होता है, ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस है, मतलब ये हो जाएगा जूल पर कूलम पर मीटर, जूल पर कूलम पर मीटर। तो बताइए, तो ये वाला तो था ही आपका मात्रक, ये वाला भी मात्रक था, ये वाला भी मात्रक आ गया, जूल पर कूलम पर मीटर। तो कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? क्वेश्चन बोला था विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है। जहां भी क्वेश्चन में नहीं रहना उसको घेर दिया कीजिए, नहीं तो गलती करके चलाइएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो नहीं है, अब बहुत बच्चा क्या करेगा, जो है उसी को मार के चलाएगा, उसको लगेगा वो ये तो सही मिल गया हमको। नहीं, जहां पर नहीं होना उसको घेर दिया कीजिए, ध्यान रखने के लिए। नहीं मतलब जो नहीं है, तो ये तीनों आपका मात्रक है। कौन सा नहीं है? तो बी नंबर नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 आवेश का विमा है। तो आवेश का विमा बताना है आपको, आवेश का डायमेंशन बताना है, एटी के रूप में बताना है आपको, ए क्या एम्पियर विद्युत धारा के रूप में बताना है, और टी आपका समय है। तो अब आपको आवेश का चार्ज का डायमेंशन बताना है, विमा बताना है, वो भी एम्पियर के रूप में, विद्युत धारा के रूप में। तो सिंपल सा है, जैसे सिंपल यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आपका, जैसे ये आप करे आवेश है, तो आवेश से आवेश को क्यू से, बड़ी क्यू से, ये छोटी क्यू से दिखाते हैं, तो आवेश है, इसको विद्युत धारा के रूप में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे, तो आवेश बटे समय। तो इसमें क्या किया हम लोग, इसमें समय से मतलब जो है टी से भाग दे दिए, समय टी से भाग दिए, और टी से गुना भी कर दिए, कर सकते हैं। ये टी टी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सा। अब देखिए आवेश बटे समय होता है विद्युत धारा, तो आई से, आई गुना टी तो है ही समय का। अब देखिए इसका आई को, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर्स में नापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में, समय को सेकंड में, तो एम्पियर सेकंड आएगा। अब इसका वीमा लिखना है, तो वीमा हम लोग जैसे एम्पियर विद्युत धारा के लिए ए लिखते हैं और समय के लिए टी लिखते हैं। तो एम्पियर का पावर कुछ नहीं तो 1, तो इसका ही पावर 1, सेकंड का पावर कुछ नहीं 1, तो इसका ही पावर 1, तो ये हो जाएगा ए टी। क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? 80। तो ये वाला आंसर होगा, ए का पावर भी 1 और टी का पावर भी 1। बाकी आपका मैच नहीं होगा, तो कौन सा होगा रे? 13 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, 13 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा, 80। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर होता है। एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है? तो हम लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन परावैद्युतांक होता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। आपसे किसका मान पूछ रहा है? आपसे एप्सिलॉन आर का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर का मान आराम से आप निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन आर का मान निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट गुना में है, इसको बराबर के इस साइड भेज देंगे, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, ये बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये एप्सिलॉन आर का मान कितना आएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा ए नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी सॉल्व हो गया रे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 ऑब्जेक्टिव। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसमें से रहने का 100% संभावना है, इसलिए इसको देख करके ही एग्जाम देने के लिए आपको जाना है किसी भी कीमत पे। अब यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन मौजूद है, उनके त्वरण का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए
एक ठो इलेक्ट्रॉन है और एक ठो प्रोटॉन है, दोनों को ना एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया, मतलब एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान बराबर है, तो दोनों के त्वरण का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग इसके लिए जानते हैं कि कोई भी यदि आवेशित कण को, आवेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को यदि विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगता है, तो बल लगता है। तो जैसे बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर क्या होता है, Q बटे E, सॉरी F बराबर क्या होता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F बटे Q, F बटे, इस चीज को जानते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे Q, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर F बटे Q होता है। तो यहाँ से F का मान नहीं निकाल सकते हम लोग, आराम से निकाल सकते हैं, F का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे तो F गुना 1 होगा, तो ये F हो जाएगा, F गुना क्या होगा, F बराबर क्या, Q इंटू ई, तो F बराबर क्या आएगा, Q इंटू ई। यदि कोई Q आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में रहता है ना, तो उस आवेशित कण पर बल लगता है, विद्युत बल लगता है, और फॉर्मूला क्या होता है, बराबर Q इंटू ई। अब देखिए, मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन को यदि मान लो विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे बल जो लग रहा है, तो हम लोग मान ली कि इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है Fe, कितना लग रहा है, इलेक्ट्रॉन ई से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है QFe लग रहा है, और ये आवेश वही मान लिए Q और E मान लिए, Q और E मान लिए। अब देखिए इसी तरह से हम लोग मान लिए प्रोटॉन में बल लग रहा है M, प्रोटॉन में बल लग रहा है Fp, कितना लग रहा है, P हो गया प्रोटॉन, F से बल है तो Fp, अब बराबर इसको भी कर दिए Q इंटू ई। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का मान बराबर रहता है, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे रहता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पे रहता है, अंतर सिर्फ होता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला आवेश, प्रोटॉन पे प्लस वाला आवेश होता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश उतना ही प्रोटॉन पे, इसलिए दोनों पर आवेश का मान बराबर लिए Q Q। और देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, मतलब दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो बराबर है, E का मान क्या है, बराबर है। अब देखो हम लोग जानते हैं ये हो गया Fe बराबर आ गया QE, Fp बराबर आ गया QE। अब देखिए दोनों का QE, इसको अगर समीकरण नंबर 1 मान ले, समीकरण नंबर 2 मान ले, तो समीकरण 1 और 2 से क्या रहे, QE या QE बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर, RHS बराबर, तो LHS भी आपस में बराबर होगा, जब RHS ये दोनों बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, मतलब Fe अब बराबर हो गया Fp हो गया। अब हम लोग जानते हैं, पढ़े थे हम लोग 11 में ही, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma होता है, तो ma, तो हम लोग जो है ना ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लिए ma, और इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है me मान लिए, m से मास द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन था तो me मान लिए, और जो है इस पर जो है त्वरण मान लिए, इसका ae मान लिए, त्वरण a से एक्सेलरेशन त्वरण, इलेक्ट्रॉन का था तो ae मान लिए। अब देखिए ये जो आपका प्रोटॉन है इसका द्रव्यमान हम लोग मान लिए mp मान लिए, और इसका जो है त्वरण जो है हम लोग मान लिए ap मान लिए। तो हमको अनुपात निकालना था कि उनके त्वरण का अनुपात, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात, तो हमको me बटे mp का मान निकालना है, तो ये हम लोग त्वरण का अनुपात ae बटे ap का मान निकालना है, तो ae तो है ही, AP को इस साइड लेके चला है, AP गुना में इधर क्या होगा, भाग में होगा, इधर क्या है MP है, ये जो ME है, ME क्या है, गुना में है, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ME भाग में हो जाएगा। तब देखिए आंसर कितना आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण अब बटे प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात कितना आया, MP बटे ME, प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आया MP बटे ME आया, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, MP बटे ME। तो इसको बढ़िया समझ लेना है, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में रह सकता है, इसलिए इसको दे करके ही एग्जाम देने जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में देखना है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो आपको याद रखना है कि धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, तो धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत, आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अनंत। तो धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, ये आपको याद रखना है कि धातुओं का परावैद्युतांक जो है वो अनंत। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर 17 17 बोल रहा है, यदि दो आवेश के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान कितना गुना हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सिंपल सा फॉर्मूला
कूलम्ब के नियम का फॉर्मूला जानते हैं कि दो आवेश के बीच में कितना बल लगेगा। तो फॉर्मूला जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है कि उसके बीच यदि दूरी का मान 2 गुना कर दे रहा है, दूरी का मान 2 गुना, तो दूरी पहले आर था, दुगुना करेगा दूरी कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। अगर दूरी पहले आर था, दुगुना करेगा दूरी 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तब ये क्या होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और 2r का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर तो r होगा ही, गुना 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे। तो ये देखिए पहले वाले बल से कितना गुना हो जाएगा 1/4 गुना, कितना गुना हो जाएगा रे, तो पहले वाले बल से 1/4 गुना हो जाएगा। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि यदि दो आवेश के बीच का दूरी बढ़ाएंगे ना तो बल का मान घटता है। बल का मान, यदि दो चुंबक को दूर दूर रखेंगे तो कम बल लगेगा, दोनों चुंबक को नजदीक रखेंगे ज़्यादा बल लगेगा। दूरी का मान बढ़ाएंगे बल का मान घटेगा, दूरी का मान घटाएंगे बल का मान बढ़ेगा। तो कितना बल हो जाएगा रे 1/4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। कौन सा होगा 17 का सी। उसके बाद आपको दिया अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो कोई बेलनाकार चालक है, उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बेलनाकार आवेशित चालक से के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये फॉर्मूला होता है बेलनाकार चालक के अक्ष से आर दूरी पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी डी में, तो बी नंबर। कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि एप्सिलॉन नॉट की विमाएं हैं, बीमा बताना है, डायमेंशन बताना है। तो एप्सिलॉन नोट का सबसे पहले किसी का भी बीमा बताने के लिए ना आपको उसका मात्रक पता होना चाहिए। तो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक है या उसका निकालने का भी तरीका है। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो 8.854 गुना 10 का पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.854 गुना 10 का पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो इसका मात्रक पता है हम लोगों को, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। तो जब इसका मात्रक पता है तो इसका वीमा आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो वीमा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, किसी का भी वीमा लिखने के लिए पहले उसके मात्रक को केजी मीटर सेकेंड में तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको तोड़िए, या देखिए क्या है, न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो न्यूटन जब लिखेंगे केजी द्रव्यमान, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका पर मीटर है तो पावर -1 हो जाएगा। अब मीटर का पावर है ही -2, कूलम का पावर 2 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, देखिए इसका पावर का होल पावर -1 है, होल पावर -1 है, तो सब पर -1 से गुना होगा, सबका पावर में -1 से गुना होगा। तो गुना कीजिए, कितना होगा, केजी का पावर -1, मीटर का पावर -1 और सेकेंड का पावर -2 गुना -1 करेंगे तो यह हो जाएगा 2, सेकेंड का पावर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुना में क्या है, तो मीटर का पावर -2 कूलम स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर का पावर -1 मीटर का पावर -2, पावर जुटेगा आपस में, तो पावर जुटेगा तो केजी का पावर -1 पावर मीटर का पावर हो जाएगा -1 -2 तो -3, सेकेंड का स्क्वायर है, कूलम का स्क्वायर। लेकिन कूलम यहाँ आवेश के रूप में नहीं दिया है, विद्युत धारा के रूप में दिया है। तो आवेश को आपको जो है ना विद्युत धारा बनाना पड़ेगा आवेश को। तब यहाँ पर क्या इसका मात्रक आया है, केजी का पावर -1 मीटर का पावर -3 सेकेंड का स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। तो इसमें क्या किए हम लोग, सेकेंड स्क्वायर से भाग दिए, सेकेंड स्क्वायर से गुना कर दिए। इतना काम कर सकते हैं हम लोग, सेकेंड स्क्वायर से भाग दिए, सेकेंड स्क्वायर से गुना कर दिए। तब ये क्या होगा, केजी का पावर -1 मीटर का पावर -3 सेकेंड का स्क्वायर गुना सेकेंड का, सेकेंड का पावर 4 हो गया। अब कूलम बटे सेकेंड, आवेश बटे समय होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एम्पियर, तो ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका बीमा आराम से हम लोग लिख सकते हैं रे, किसी को भी बीमा लिखना हो उसके मात्रक को केजी मीटर सेकेंड में तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिए। अब इसका बीमा लिख लीजिए आराम से, बीमा लिखते हैं MLT, यदि विद्युत धारा रहे तो एम्पियर के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का पावर मिलाएंगे, देखिए ए का पावर 2 है तो इसका पावर 2, सेकेंड का पावर 4 है, टी का पावर 4, -3 है मीटर का तो -3, आइए -1। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर
19 में कौन सा मिल रहा है, मैच कर रहा है? m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2। तो ये बी नंबर मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन होगा बी नंबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 तो आसान सा है कि मुक्त आकाश फ्री स्पेस की प्रावैधुतांक होती है, मतलब आपसे एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है। मुक्त आकाश मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपको ध्यान रखना है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट को ही बोलते हैं मुक्त आकाश की प्रावैधुतांक, एप्सिलॉन नॉट को ही बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, याद रखना है 8.854 गुना 10 का पावर -12, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। कौन सा ऑप्शन है इसमें? 4 ऑप्शन दिया है, ये तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? सी नंबर होगा, सी नंबर। तो ये 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराड पर मीटर, इसको फैराड में चेंज कर दिया है, कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। तो ये 20 का सी नंबर हो गया। अब मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव वाला क्लास में, ठीक ना? अगले ऑब्जेक्टिव में फिर मिलते हैं। और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, ये डेली आपको ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट वाला, इसको हमेशा आपको डेली दे करके ही जाना है, ठीक ना?